चलेगा। गुड मॉर्निंग सभी को। ध्यान दीजिएगा सारे के सारे एक बार बोर्ड पे। सुनो, चलेगा। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन उतारो। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन उतारो फटाफट। शायद ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख लिया था ना। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया था, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिएगा, सुने। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है, थेवेनिन प्रमेय का उपयोग कर दिए गए परिपथ में आरएल में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, आरएल में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है और तुल्य परिपथ भी खींचना है। ठीक है, तो देखो, ध्यान देना ना, समझना। दिए गए परिपथ को थेवेनिन परिपथ से प्रतिस्थापित करने पर हाँ जी, मैंने आप लोगों को थेवेनिन परिपथ बना के बताया था कि कैसे बनता है। इधर होता है हमारे पास में, इधर होता है हमारे पास में E इक्वलेंट। ठीक है, इधर होता है हमारे पास में Z इक्वलेंट और इधर होता है हमारे पास में ZL। और ये है A, ये है B, ये परिपथ बनेगा। यहां ZL बराबर RL के है ना, और ये कितना दे रखा है 100 ओम। यानी यहां लिख सकते हो, यहां ZL बराबर RL बराबर कितना है 100 ओम है। ये वाली वैल्यू कितनी है 100 ओम है। ठीक है, और सुनो, आपसे पूछ रहा है RL में प्रवाहित धारा और थेवेनिन परिपथ। तो थेवेनिन परिपथ तो ऐसे बनेगा, लेकिन ये अधूरा है अभी। क्यों अधूरा है ये अभी? क्योंकि हमें इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट का मान नहीं पता। जैसे कि हम इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर लेंगे तो ये परिपथ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये परिपथ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जहां जेड इक्विवेलेंट क्या होता है, जेड इक्विवेलेंट होता है खुले टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा। ठीक है, खुले टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा। जबकि जेड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, वोल्टा स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करते हैं। जबकि ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाए, उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाए, स्थापित किया जाए। दूसरा होता है इक्विवेलेंट। ये क्या होता है, उन्हीं खुले टर्मिनलों के मध्य वोल्टता, उन्हीं खुले टर्मिनलों के मध्य वोल्टता। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जेड इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं जेड इक्विवेलेंट, देखो
जेड इक्विवेलेंट का निर्धारण। मैंने आप लोगों को बताया था जेड इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करते हैं। जिस भी ब्रांच में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है उस ब्रांच को हटा दो। इसका क्या मतलब है, हमें आरएल में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। आरएल में तो मैं क्या करूंगा, आरएल को हटा दूंगा और इसके साथ साथ क्या करूंगा, टर्मिनल ए और बी को क्या कर दूंगा, खुला छोड़ दूंगा। और साथ साथ क्या करना होता है, हमें ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करना होता है। यहां वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को हमेशा शॉर्ट सर्किट किया जाता है और करंट सोर्स को हमेशा ओपन सर्किट करते हैं जब हम उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करते हैं। तो क्या करना है, हमें आरएल को हटाना है। ये 10 ओम है, ये 15 ओम है, ये 10 ओम है, ये 20 वोल्ट है। 10 15 10। चलो तो परिपथ कैसा बनेगा, देखो ये था परिपथ, एक बार बना देता हूं यहाँ पे ना। ये था आप लोगों का परिपथ, इधर था 20 वोल्ट, इधर था मेरे पास में क्या 10 ओम, इधर कितना ओम था 15 ओम, इधर वापस कितना था 10 ओम था। ये ए था, ये बी था और ये था हमारे पास में आर एल, कितना था 100 ओम। क्या करना होता है, आर एल को हटाना होता है, और टर्मिनल को क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। तो इधर जो प्रतिबाधा होगी वो क्या होगी, जेड इक्विवेलेंट होगी। प्लस शर्त क्या है, वोल्टेज सोर्स को भी उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करते हैं, इसे भी क्या कर दो, शॉर्ट कर। अब जेड इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होगा, ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में, और 15 ओम क्या है, इनके समांतर क्रम का जो तुल्य होगा उसके श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों का समांतर क्रम कैसे सोल्व करोगे, 10 गुणा 10 बटा 10 प्लस 10, और 15 क्या है, इनके समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में। ये हो गया जेड इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करेंगे हमें जेड इक्विवेलेंट का मान मिल जाएगा 15, ये हो गया 100 बटा 20, 5 बार जाएगा 15 और 5 क्या हो गया 20 ओम आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया 20 ओम आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट का निर्धारण करना है। ई इक्विवेलेंट का निर्धारण कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट का निर्धारण हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें केवल आरएल को हटाना होता है। ठीक है, तो ये था 10 ओम, ये था 20, 10 ओम 15 ओम था नहीं, ये था 10 ओम, ये था 20 वोल्ट, और ये मैंने आरएल को हटा दिया। तो ये है टर्मिनल ए, ये है बी, और इनके बीच की जो वोल्टता होगी वो क्या होगी, ई इक्विवेलेंट। अब ई इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो 10 ओम है ना, 10 ओम, इसके सिरों पर जो वोल्टता है वही इक्विवेलेंट है। करंट यहां से आएगी प्लस से, आगे तो ओपन है, इधर जाएगी नहीं क्योंकि खुला पड़ा है, तो करंट ऐसे चलेगी, आगे जाएगी नहीं, ओपन है तो 15 ओम में फ्लो नहीं होगी, ऐसे फ्लो होगी ना इस लूप में। तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मान लेता हूं ये करंट है आई। ठीक है, तो यहां 10 ओम के सिरों पर वोल्टता ई इक्विवेलेंट है। तो ई इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर आई आर, तो ई इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणा, करंट कितनी आ रही है इस 10 में, आई आ रही है। अब क्या करना है हमें,
आई कैलकुलेट करना है। तो आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको लूप फर्स्ट नाम दे दो। लूप फर्स्ट में केवीएल लगा दो। चलो यहां से चलो माइनस, तो माइनस का 20, फिर इधर आएगा 10i, फिर इधर आएगा 10i, सब जानते हो, बहुत पढ़ा रखा है इनके ऊपर। तो यहां से i कैलकुलेट कर लो आप लोग। तो 20i बराबर 20, तो i बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। तो ये मान इसके अंदर रखो, अतः ये एक इसके अंदर रखेंगे तो कितना आएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो थेवेनिन परिपथ बनाना है इसका, यही तो कह रहा है थेवेनिन परिपथ बनाओ, तुल्य परिपथ खींचो। थेवेनिन परिपथ या तुल्य परिपथ एक ही बात है। कैसे बनता है, ये होता है ई इक्वलेंट, कितना आया ये 10 वोल्ट, इधर होता है जेड इक्वलेंट, इधर होता है आपका जेड एल। तो जेड एल बराबर आर एल बराबर 100 है ना। तो ये एक है, ये बी है, ये कितना है 100 ओम है, और ये कितना आया है मेरे पास में जेड इक्वलेंट, ये आया है अपने पास में जेड इक्वलेंट कितना 20 ओम। तो ये आया है मेरे पास में 20 ओम। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि इसमें तुल्य परिपथ पूछ रहा है, ये मैंने बना दिया। अब ये कह रहा है आर एल और जेड एल में प्रवाहित धारा, यहाँ आर एल बराबर जेड एल है ना, लिख देता हूँ कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ आर एल बराबर जेड एल है, ठीक है ना। चलो इसमें करंट मान लेते हैं अपन, आई एल है, कितनी है आई एल। तो आर एल में प्रवाहित धारा तो आई एल बराबर कितनी है, ये होता है ना फॉर्मूला ई इक्वलेंट बटा जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। जेड एल लिखो चाहे आर एल लिखो, एक ही बात है, ऐसे लिख सकते हैं आर एल या जेड एल में प्रवाहित धारा, ठीक है ना। मान रख दो, ये कितना है 10 वोल्ट, ये कितना है 20, और ये है 100, यानी 100 बटा 120 यानी 1 बटा 12 एम्पियर आ गया। 1 बटा 12 एम्पियर। तो ये आ गया हमारे पास में इस जेड एल के अंदर प्रवाहित धारा 1 बटा 12 एम्पियर, या आर एल में प्रवाहित धारा, और ये हो गया इसी का तुल्य थेवेनिन परिपथ या तुल्य परिपथ। ठीक है, चलो अब आप एक काम करो, इसको उतारना स्टार्ट करो। यहां से क्वेश्चन तो आप लोगों ने कल लिख लिया था, उतारिए। इसको उतारना स्टार्ट करो, ये भी रिप्लाई कर दो, आ गया समझ में। कल जो क्लास डाली है तुम्हारे लिए नहीं है, पहली बात मैं बोल देता हूँ ना, तुम्हारे लिए नहीं है वो जो कल क्लास डाली है ना, पहले बोल देता हूँ मैं। फिल्टर की जो क्लास डाली है वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो केवल जो थर्ड ईयर वाले हैं जिनकी एग्जाम है उस पर लिखा हुआ है रिवीजन फॉर बीएससी पार्ट सेकंड, ठीक है ना। तो वो केवल उन्हीं लोगों की है, तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है ना, तो तुम्हें नहीं देखनी हो पहली बात, ठीक है ना। वो तो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो अलग से फिल्टर है ना पूरा, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम उसके अंदर जैसे थेवेनिन थ्योरम का रिवीजन क्लास डाली थी वो देख सकते हो ना, सुन सकते हो। वो बैच केवल थर्ड ईयर वालों की, सॉरी जो थर्ड ईयर में आ गए जिनकी सेकंड ईयर की परीक्षा है अभी जस्ट 20 तारीख से, उनके लिए है ना, तुम्हारे लिए नहीं है ना।
ठीक है, कर लिया इसे फटाफट। कंप्लीट है, चलो हो गया कंप्लीट। हाँ जी, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पूरा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था। चलो हाँ जी, अगला क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, एक बार उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, एक बार उतार लीजिएगा। चलो लिख लिया। इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है आपको R3 में से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। जिस भी ब्रांच में से प्रवाहित धारा ज्ञात की जाती है वही RL होता है। वही क्या होता है? RL होता है। जिस भी ब्रांच में से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी होती है वही RL होता है। इसका मतलब यहाँ R3 ही क्या है? RL है। पहली बात।
तो अब आपको क्या करना है, इसका थेवेनिन भी बनाना पड़ेगा और इसका क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इसमें R3 में प्रवाहित धारा भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो थेवेनिन बनाने का एक तरीका हम लोगों ने आप लोगों को सिखा रखा है, और वो तरीका बिल्कुल आप लोगों के माइंड में सटीक होना चाहिए कि पहले हम क्या करते हैं, जेड इक्विवेलेंट का निर्धारण। ठीक है, अब जेड इक्विवेलेंट का निर्धारण कैसे किया जाता है ये आप लोग जानते हो। ठीक है, कैसे करते हैं, जेड इक्विवेलेंट का निर्धारण करने के लिए खुले टर्मिनलों के मध्य क्या होती है, ये प्रतिबाधा होती है, जबकि अन्य ऊर्जा स्रोतों को आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है ना, वही लाइन होती है। तो देखो यहां R3 को हटाकर टर्मिनल को खुला रखा जाएगा तथा वोल्टता स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाएगा। आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस अवस्था में टर्मिनल ए व बी के मध्य प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट होगी। ये तरीका पता है आप लोगों को? हाँ जी, हमें क्या करना है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है, 6 को शॉर्ट करना है, इस 6 को शॉर्ट करना है, 3 बचेगा, 4 बचेगा और R3 को खुला छोड़ देना है, हटा के, है ना। तो ये परिपथ ऐसे बन जाएगा, देखो ध्यान दीजिएगा, ये रहा A, ये रहा B, ये कितना ओम था, 3 ओम था, और ये 4 ओम था। इसको R1 नाम दे देता हूं मैं, इसको R2 नाम दे देता हूं मैं, और इधर क्या होगा हमारे पास में, Z इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब चेक कर लो ये कौन से क्रम में है दोनों, ये समांतर क्रम में है। कोई कहेगा नहीं श्रेणी क्रम में लग रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, समांतर क्रम में है भाई। कैसे पता लगेगा, आप टर्मिनल ए में करंट फ्लो करो, टर्मिनल ए से जैसे ही यहां से करंट फ्लो करोगे तो करंट कुछ इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, करंट डिवाइड हो रही है, इसका मतलब कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ऐसा मत सोच लेना 3 4 के साथ जुड़ा हुआ है तो श्रेणी क्रम में जाएगा, नहीं, यहाँ पे करंट फ्लो करो, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, तो इसका मतलब ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में है। तो Z इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 और R2 क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो Z इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4/3 + 4 यानी 12/7 ओम। कितना हो गया, 12/7 ओम हो गया। चलो एक बार आप लोग इसे उतार लो ना, Z इक्विवेलेंट का निर्धारण कर लो। Z इक्विवेलेंट का निर्धारण कर लो। थोड़ा बड़ा करूं।
चलिए हो गया। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट, जो बहुत ही सिंपल है, चेक कीजिएगा। हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का निर्धारण। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी पोर्शन है, कोई ज्यादा टफ नहीं, ये थोड़ा समझने का ज्यादा है ना। ठीक है, कैसे, देखो इधर मेरे पास में 6 वोल्ट था, ठीक है, इधर और इधर भी क्या था, मेरे पास में 6 वोल्ट था। यहां ए था, यहां बी था। आप लोगों को पता है जिस भी ब्रांच में से करंट फ्लो करवानी होती है, ज्ञात करनी होती है, वही आरएल होता है और उसी को हटाया जाता है। इसको हटाते हैं अपन, और इसमें वोल्टेज सोर्स भी रखे जाते हैं, हटाते नहीं है ना। तो यहाँ पे जो वोल्टता होगी वही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। ये कितना है, 3 ओम है और ये 4 ओम है। अब हमें क्या करना है, इस ई इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो लूप है, इस लूप में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, इस लूप के अंदर प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है आप लोगों को। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम आप लोगों को इस लूप के अंदर फ्लो करंट ज्ञात करनी है। सर कितनी है इस लूप के अंदर फ्लो करंट, आई है। कितनी मान लो, आई मान, कितनी मान लो, आई मान लो। अब कोई कहेगा मैंने ऐसे ही क्यों मानी करंट, ऐसे क्यों नहीं मानी, आपकी मर्जी हो जैसे मान लो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, इसमें आप केवीएल लगाओ। क्या लगाओ, केवीएल लगाओ। केवीएल लगाने पर फिर बताऊंगा क्यों ज्ञात कर रहे हैं करंट, अपन पता चलेगा भी ना। देखो यहां से चलो, माइनस का 6, फिर आगे आओ 3, कितना मल्टीप्लाई होगा, आई। करंट इधर आएगी, इधर तो खुला, इधर जाएगी नहीं, इधर जाएगी, कितना है 4i। फिर इधर आएंगे तो क्या है, +6 इक्वल टू कितना आ गया, 0। 6 से 6 कट जाएगा, 7i इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो i इक्वल टू कितना आ गया, 0। और मैं आपको बता दूं, अगर दोनों तरफ वोल्टेज सोर्स सेम होते हैं तो करंट कितनी फ्लो होती है, 0 ही आती है। अगर इधर 15 होता, इधर 15 होता तो भी क्या आती, 0 आती। इधर 8 होता, इधर 8 होता तो भी क्या आती, 0 आती। लेकिन डिफरेंट होता है, जैसे इधर 8 होता, इधर 6 होता, अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा ना जिसमें इधर 8 होगा, इधर 6 होगा, तो फिर 0 नहीं आएगी। ठीक है, अब करंट 0 आ गई तो हमें ये चेक करना है कि वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो सुनना, आप क्या करो, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल को ऐसे खींच दो, ए को ऊपर खींच दो, बी को नीचे खींच दो। तो ये जो पोर्शन है ना और ये वाला जो पोर्शन है, ये आपस में किसके अंदर होंगे, समांतर क्रम में होंगे। चाहो तो आप इधर वोल्टेज कैलकुलेट करो, चाहो तो आप इधर वोल्टेज कैलकुलेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों वोल्टेज के आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ ना तरीका कैसे ज्ञात करते हैं, इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करते हैं। देखो तरीके खूब हैं, पहला जो तरीका है वो समझो आप लोग, क्या है कि इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोग ये समझो मेरी बात ढंग से कि इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट क्या है, ए और बी के बीच की वोल्टता है। ठीक है, आप चेक करो कि बी कितने वोल्टेज पर है और ए कितने वोल्टेज पर है। तो साफ साफ पता चल रहा है बी कितने वोल्टेज पे है, 0 पे है। कैसे पता चला, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमेशा किस पे होता है, 0 वोल्ट पे। इधर वोल्टेज 0 है, इधर भी वोल्टेज 0 है,
इधर भी नेगेटिव टर्मिनल है, इधर भी वोल्टेज जीरो है, तो कुल मिला के बी किस पे है, जीरो वोल्टेज पे है। बी किस पे है, जीरो वोल्टेज पे है। अब बात करते हैं ए पे वोल्टेज कितना है। तो ए पे वोल्टेज कैसे चेक होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ ना, तरीके बहुत सारे हैं मेरे पास में। ए पे वोल्टेज ऐसे चेक होगा, इधर कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट है। फिर आगे क्या लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है। आगे क्या लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है। और हम जानते हैं प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। अगर मैं इधर की वोल्टेज की बात करूं, इस पॉइंट के वोल्टेज की, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, 6 है। और मुझे तो इस पॉइंट पे चाहिए वोल्टेज, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कैलकुलेट करो, तो इस पॉइंट पे मुझे वोल्टेज पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है बीच में 3 ओम लगा हुआ है और प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता का क्या होगा, पतन होगा, विभव का क्या होगा, पतन होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर इधर 6 है, आगे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, उसके सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इधर वोल्टेज क्या मिलेगा, 6 से तो कम ही मिलेगा। किससे कम मिलेगा, 6 से कम मिलेगा। लेकिन 6 से कम तब मिलेगा जब करंट कुछ हो। V बराबर क्या होता है, IR होता है। अगर करंट ही जीरो है तो फिर वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा। मेरी बात सुनना, V बराबर क्या होता है, IR। अगर I ही जीरो है तो फिर काय का वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ भी नहीं होगा वोल्टेज ड्रॉप। तो यहां पे क्या होता है, इधर 6 वोल्ट है, अब इधर क्या है, 3 ओम है। करंट कितनी फ्लो हो रही है, I बराबर जीरो। अगर करंट जीरो है तो 3 ओम के सिरों पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो ए पॉइंट पर कितना वोल्टेज मिलेगा, 6 वोल्ट ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 वोल्ट ही मिलेगा। अब इधर 6 है, इधर जीरो है, तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। तो इक्विवेलेंट का मान जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 6 वोल्ट। अब इसे कैसे ज्ञात करते हैं, इसको टर्मिनल वोल्टता से भी ज्ञात किया जाता है। टर्मिनल वोल्टता से कैसे ज्ञात करते हैं, टर्मिनल वोल्टता से देखो, टर्मिनल वोल्टता होती है, 12वीं क्लास के अंदर पढ़ी होगी, V इक्वल टू E माइनस IR। ये होती है टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला। इसको टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। देखो V को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं या इक्विवेलेंट कहते हैं। E का मान कितना है, 6 है। E का मान 6 हो गया, माइनस I का मान कितना है, 0 है, 0 है। और R कितना है, ये रहा R। ये 6 ओम के 6 वोल्ट के साथ जो R है वो क्या है, 3 ओम है। आप यहाँ पे 3 ओम रख लो, तो भी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 वोल्ट की आएगा। एक फॉर्मूला और होता है इसका, V बराबर E प्लस IR। ठीक है, उसके अंदर आपको ये लेना होता है। इधर वोल्टेज कितना है, E का मान 6, फिर I का मान कितना है, 0, R का मान कितना है, 4 है, तो भी कितना आएगा मेरे पास में, 6 ही आएगा। इधर प्लस आएगा, इधर 0, इधर 4 आएगा, तो भी कितना आएगा मेरे पास में, 6 आएगा। लेकिन प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं, ये पता होना चाहिए। देखो, अगर करंट वोल्टेज सोर्स से बाहर निकल रही है, मतलब धारा अगर इस प्लस से बाहर निकल रही है, जब तो V बराबर E माइनस IR लिया जाता है। और जब प्लस में आ रही होती है तो V बराबर E प्लस IR लिया जाता है। तो इधर देखो, करंट ऐसे है, तो इससे तो बाहर निकल रही है, तो इसके लिए जो टर्मिनल वोल्टेज होगा ना, इसके लिए जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो तो होगा V इक्वल टू E माइनस IR। तो E कितना है, 6 है, I का मान 0, R का मान कितना है, 3 है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 6 आ जाएगा। और इस प्लस टर्मिनल में करंट आ रही है, तो इसके लिए जो टर्मिनल वोल्टता होगी वो होगी V इक्वल टू E प्लस IR। तो E कितना है, 6 है मेरे पास में, I कितना है, 0, R कितना है मेरे पास में, 4 है, तब भी मेरे पास में V कितना आएगा, 6 ही आएगा। एक तरीका तो ये है, जब प्लस से करंट बाहर निकलती है तो V इक्वल टू E माइनस IR लेते हैं। जब प्लस में करंट आ रही होती है तो V इक्वल टू E प्लस IR, यानी उसमें V इक्वल टू E माइनस IR और इसमें लेते हैं V इक्वल टू E प्लस IR लेते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको तरीका बता दिया, इधर का वोल्टेज 0, इधर का 0, तो इधर का 0 हो गया। इधर का 6 वोल्ट है, आगे क्या लगा हुआ है, 3 ओम, लेकिन करंट कितना है, 0, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा। तो इधर 6 है, इधर 0 है, तो कितना मिलेगा, 6 वोल्ट की हमें मिल जाएगा। कितना मिलेगा हमें, 6 वोल्ट की मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इक्विवेलेंट कैसे,
ये होता है E माइनस का IR1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख दो 6 माइनस I का मान कितना है 0 और R का मान कितना है 3 है। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 वोल्ट आ जाएगा। ये बात आई समझ में नहीं आई, एक बार तो रिप्लाई करो पड़ेगा। ये बात आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई, एक बार रिप्लाई करो। इधर एक लाइन लिख लेना डायग्राम पे। इस अवस्था में R3 को हटाकर खुले टर्मिनल के मध्य जो वोल्टता होगी वही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। चलो आप इसे उतारो। करो इसे। हाँ, ये इक्विवेलेंट याद कर लिए, ये तो कर दे पूरा, छोटा सा 1-2 मिनट लगेगी बस, है ना, 1-2 मिनट लगेगी, हो जाएगा, ठीक है ना, 1-2 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब थेवेनिन परिपथ बना दो। कैसे बनता है थेवेनिन परिपथ? इधर हो गया इक्विवेलेंट कितना है 6 वोल्ट, जेड इक्विवेलेंट कितना आया है, कितना आया था जेड इक्विवेलेंट, 12/7 ओम। और जेड एल कितना है, ये लिख देना यहाँ, जेड एल बराबर RL बराबर R3 बराबर कितना था, 3 ओम था ना, 3 ओम, ठीक है। ये बन गया थेवेनिन परिपथ। अब इसमें प्रवाहित धारा पूछ रहा है तो IL मान लो, तो 3 ओम में प्रवाहित धारा IL
आई एल है और आई एल बराबर कितना होता है इक्वलेंट बटा जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। तो आई एल बराबर जेड इक्वलेंट कितना हो गया 6 वोल्ट, इक्वलेंट 6 वोल्ट हो गया, जेड इक्वलेंट कितना हो गया 12/7 हो गया, और ये हो गया 3 ओम। आप इसे सोल्व कर लो और आई एल का मान बता दो, यही फाइनल आंसर हो जाएगा आई एल का मान कितना है, बता लो इसे। बयालीस बटा 33 आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। 42 बटा 33 है, 42 बटा 33 सही है। और सॉल्व कर सकते हो इसे तभी आगे, और है ना, और सॉल्व कर सकते हो ना। कट रहा है तो 3 से भी कट जाएगा शायद, है ना, 3 3 3 12। फिक्स ही बता दो ना 42 बटा 33 कितना होता है। एक 1.27। ठीक है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन भी करेंगे इसके, आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे अपन कल। ठीक है।